अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ। मैं हूं अली सरवर। आज एपीसी हुई और उस एपीसी में मज़लूम फ़लस्तीनियों के हवाले से आवाज़ बुलंद की गई। इज़हार यकजहती के हवाले से, चूँकि ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन चूँकि एक अच्छा पैगाम जाना चाहिए था दुनिया में, लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान में ज़ाहिर एक बड़ी सियासी जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्हें दावतनामा भी दिया गया था। उसके बावजूद वो इस एपीसी में शरीक नहीं हुए। आपस की सियासत अपनी जगह, लेकिन ज़ाहिर है मुसलमानों के हवाले से जहाँ जहाँ मज़ालिम हो रहे हैं, अगर पाकिस्तान में उस हवाले से आवाज़ बुलंद की जाती है तो हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। इसलिए आज ये एपीसी की गई थी, लेकिन आज बार बार ये कहा जा रहा है जी, बड़ा अफसोसनाक रवैया रहा पीटीआई का, वो शरीक नहीं हुए। इस एपीसी के हवाले से भी हम बात करेंगे। और अली अमीन गंडापुर केपीके के वज़ीर आला, जिनके बारे में पीटीआई ने कहा कि जी पिछले 24, फिर कहा 28 और 36 घंटों से गायब रहे, फिर अचानक वो नमदार हुए। केपीके असम्बली का जो इजलास था उसमें सामने आए और उस इजलास में फिर शरीक हुए और गर्जे बरसे और वफाक पर उन्होंने बहुत कुछ कहा और इल्ज़ामात की बौछार कर दी। उससे पहले वो जिस तरह चढ़ाई की गई थी उस पर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं शादिया सुमरो साहिबा, आप रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया शादी साहिबा। क्या कहेंगी एपीसी के हवाले से सबसे पहले, कि आज की एपीसी जिसमें सब सियासी जमातें इकट्ठे शरीक हुई और एक अच्छा पैगाम दुनिया को जाना चाहिए और जाएगा भी, लेकिन इसमें एक बड़ी जमात जो है वो शरीक नहीं हुई। थैंक यू अली। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन के एज अ पार्टी बन के, सियासी पार्टी बन के आगे आएगी तो उनकी सोच में भी तब्दीली आएगी। वो जो तब्दीली लाना चाहते थे, सबसे पहले उनको अपनी सोच में तब्दीली लानी होगी। क्योंकि देखिए, मैं समझती हूँ उनका अभी तक वही एजेंडा है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। तो वो अगर जब तक अपना एजेंडा चेंज नहीं करेंगे, मैं समझती हूँ वो सियासी पार्टी नहीं चलाई जा सकती। क्योंकि कोई भी पाकिस्तान की सियासी पार्टी पाकिस्तान को तोड़ने की बातें नहीं करेगी। पाकिस्तान के जितने भी पब्लिक इश्यूज हैं उन पर बात करने से पीछे नहीं हटेगी। देखिए, आज जो एपीसी हुई है वो पाकिस्तान के तो आप छोड़ दें, जो इश्यूज को डिस्कस करेंगे, लेकिन जो एक इंटरनेशनल इशू है गजा का, जो फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं, 1 साल हो गया है, उसके लिए अगर एपीसी बुलाई गई थी तो उनमें उनको शरीक होना सही था, जरूरी था, ताकि वो ये मैसेज कन्वे होता कि पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की पूरे जो अवाम है उसकी रिप्रेजेंटेशन वहां पर मौजूद थी। लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंतशार है और इंतशार ही रहेंगे, हमेशा वो इंतशार की बातें करते रहे तो वो उसी चीज पे ही कायम रहेंगे। वो कभी भी आगे बढ़ के पाकिस्तान को लेके चलने या पाकिस्तान की अवाम के मसाइल को आगे लेके चलने के लिए कभी भी आगे नहीं आएंगे। तो मैं समझती हूँ कि उनको अपनी सोच को बदलना होगा और पाकिस्तान की अवाम के लिए वो, मुझे लगता है कि वो उन लोगों की तरह हैं जो सिर्फ नेगेटिविटी या नेगेटिव नैरेटिव फैलाते रहते हैं, लेकिन अपने पल्ले उनके कुछ भी नहीं होता, वो कोई काम कर नहीं सकते। अब आप देखें कि पूरा सूबा 15 साल से उनके पास है, तो वो उस चीज में लोगों की मसाइल को कम करने के बजाय मसाइल बढ़ा रहे हैं। सारे रिसोर्सेज आप देख के अपने साथ एज ए सीएम अगर वहाँ चले आते हैं, इस्लामाबाद में आकर आप हमला करते हैं, तो खुदा न खास्ता फायर ब्रिगेड की जरूरत पड़ जाए, एम्बुलेंस की जरूरत पड़ जाए या सिक्योरिटी की जरूरत पड़ जाए, तो आप कैसे लोगों को सर्व करेंगे? तो ये सारी चीजें उनको सोचनी होंगी। क्योंकि मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा है कि देखिए, ये जंग सिर्फ गजा, लबनान और ईरान तक महदूद नहीं रहेगी। हमें एक मजबूत कौम बन के उनको जवाब देना है। हमें अपने जो एक प्रोजेक्ट है वो रिकॉर्ड करवाना है अगेंस्ट इसराइल। जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम लोग आगे नहीं जा सकते। अपनी जो खाना जंगी, अपने जो मसाइल हैं, वो भी हम बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आज की एपीसी बहुत जरूरी थी, जिसमें एक स्ट्रांग मैसेज जाना जरूरी था। जी बिल्कुल। और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं आपसे कि आज की एपीसी में दो बातें बड़ी अहम हुई हैं। एक तो कि जी दो रियासती हल ही हल है इस सारे मामलात का, या फिर जिस तरह क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो कहा था कि जी एक रियासत, आज़ाद रियासत का पैगाम है, उसको जाना चाहिए था।
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी किस हक में है कि सिर्फ ये बात की जाए कि दो रियासती हल, या फिर उस पोजीशन की हम बात करें जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने असूली मौक़िफ़ जो अपनाया था फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से? देखिए, उस वक्त जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ये विजन दिया था तो उस वक्त इतने बुरे हालात नहीं थे। अब जो हालात हैं उसमें हमें ये बैठ के सोचना होगा और हमें ये वहाँ पे बात करनी होगी इंटरनेशनल फोरम पे कि अगर वो इस तरह से इजी नहीं फील कर रहे हैं, उनको अपना मुल्क चाहिए, तो हम लोगों को उनको सपोर्ट करना होगा। ये नहीं है कि हम इतने सारे जो एक साथ फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं, हम आगे भी उनको शहीद होता हुआ देखें और कुछ भी ना कर सकें। अब बातों का टाइम मेरे ख्याल में खत्म हो चुका है, अब एक्शन का टाइम शुरू हो चुका है। तो हमें इंटरनेशनल फोरम पे एंगेज करना होगा बहुत सारे लोगों को, ताकि इस मसले का हल निकल सके। ना कि देखिए, कश्मीर में भी ये चीजें चल रही हैं, तो हम दोनों को अगर कंपेयर करके आगे चलें तो मेरे ख्याल में इंडिया तो अब पता है कि उस चीज को डिस्कस नहीं करना चाहेगा, लेकिन फलस्तीन के लिए हम आगे बढ़ के बात कर सकते हैं और उसी फोरम पे हम कश्मीर को भी डिस्कस करके उन मसाइल भी हल कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ तो ज़ाहिर है शरीक नहीं हुई, हालांकि मजलूम अहले फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए APC बुलाई गई थी। तो इससे कितना डैमेजिंग होती है सूरत हाल जब मुस्लिम उम्मा के हवाले से एक पैगाम जाता है कि जी पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें और लेकिन एक बड़ी जमात जो है वो शरीक नहीं हुई। अब नहीं समझती इससे नुकसान होगा, या समझती हैं कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा PTI के ना आने से? देखिए, मुझे जो एक अगर आप देखें तो मुझे जो खौफ है वो ये है कि जो हमारे बाहर दुश्मन ममालिक हैं, जो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे या आगे बढ़े, उन लोगों को एक चांस मिल जाएगा आगे आके डिवाइड एंड रूल वाले फार्मूले पे काम करने का। अगर ये यूनिटी शुरू कर दे तो PTI वाले, तो मेरे ख्याल में उनका कोई नुकसान नहीं होना था, क्योंकि उसमें कोई आईनी तरमीम तो होनी नहीं थी, या उसमें कोई पाकिस्तान का मसला जो उन्होंने NRO के लिए कहा हुआ है तो वो NRO तो उनको वहां मिलना नहीं था। ये एक इंटरनेशनल फोरम पे आवाज पहुंचाने के लिए APC कॉल की गई थी, और मेरे ख्याल में यहाँ पे सारी चीजों को भुला के आपको फलस्तीनों के लिए या गजा के लिए आगे आना था। अच्छा, तो आपको आना चाहिए था। आना दूसरी बात आपको याद हो कि टर्की के जब प्रेसिडेंट आए थे तब भी PTI अपोजिशन में थी, और अपोजिशन से उन्होंने बायकॉट किया था टर्की के प्रेसिडेंट के लिए। चाइना के प्रेसिडेंट को तो उन्होंने आने नहीं दिया था, लेकिन टर्की के प्रेसिडेंट ने जब ईवान में खिताब किया था तो इन्होंने बायकॉट किया था। अच्छा, इन तमाम चीज़ों से आप समझती हैं कि मुल्क को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इस पर फिरदौस शमीम नकवी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब। क्या कहेंगे सर, आज APC में PTI शरीक नहीं हुई और शादिया सोबिया सुमरो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी और नेशनल असम्बली के मेंबर भी हैं। वो कह रही इससे बड़ा नुकसान हुआ और जानबूझ कर ऐसे मौक़ों पर बाइकआउट करती है PTI। नुकसान हुआ इससे कि उम्मा को एक पैगाम जाना चाहिए था दुनिया को कि हम सब कम से कम फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए तो एक हैं, लेकिन ये आज अचानक से बाइकआउट कर दिया गया जिससे नुकसान होगा। अच्छा, फिरदौस शमीम के द्वारा रब्ता हम करते हैं। अच्छा, आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट ये भी है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा गया कि जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए हुकूमत का साथ हम दे रहे हैं। शादी साहिबा, क्यों लगता है आपको ऐसा कि अगर आप इस हुकूमत का साथ दे रहे हैं तो ये जमहूरियत बरकरार रहेगी, अगर पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का साथ नहीं देगी तो खुदा न खास्ता जमहूरियत तो कुछ हो जाएगा, जमहूरियत डिरेल हो जाएगी, यानी कि आपने संभाला हुआ है, इसका मतलब है फिर जमहूरियत का अलम जो है, वरना तो बड़ा मुश्किल है जमहूरियत का फलना फूलना। आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, इस बात का गवाह तो गरीब खुदाबख्श का कब्रिस्तान है। जमहूरियत कायम करने के लिए जुल्फिकार की भुट्टो साहब ने शहादत पाई, और उसके बाद बीबी साहिबा भी आफ्टर लॉन्ग टाइम जब वापस आई थी तो उनकी आखिरी स्पीच में यही था कि मेरी जमीन मुझे बुला रही है, मेरे लोग मुझे बुला रहे हैं। तो देखिए, जमहूरियत के लिए अगर उनकी शहादत हुई है तो इस चीज को मानना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत की अलमबरदार है, और ना सिर्फ जमहूरियत के लिए बल्कि पार्लियामेंट और आइन की बालादस्ती के लिए भी जिम्मेदार है।
तो जहाँ पे भी हमें लगेगा कि कहीं ना कहीं कोई ये खतरा है कि जमहूरियत डिरेल हो सकती है या तीसरी कुव्वत जो है वो टेक ओवर कर सकती है, तो ये चीज हम लोग उस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और हम आगे बढ़ के इस चीज को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम बार बार आपको पता होगा कि हम बार तो बार आज पीटीआई को बैठ के बात करने के लिए दावत दे रहे हैं, लेकिन उनकी जो जरूरत है इस वक्त वो तलाश में है किसी अच्छे बूट के। फिरदौस शमीम नकवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, शादी साहिबा, उनसे भी बात करते हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, आज एपीसी में पीटीआई शरीक नहीं हुई, कोई खास वजह थी इसकी? जी बिल्कुल ख़ास वजह थी। वो हुकूमत जो सड़कों के ऊपर फ़लस्तीन के मसले पे एहतजाज करने की इजाज़त ना दे, वो क्या फ़लस्तीन के कॉज के साथ सिंसियर है? जो राइट ऑफ प्रोटेस्ट कुछ समझती नहीं है आईनी, और जो पिछले 3 दिन में उन्होंने मुजाहरा किया है, वो कौन सी प्रोटेस्ट कर रही है, किसके खिलाफ कर रही है? पहले अपने किरदार को तो दुरुस्त करें, क्यों दुनिया को बहका रहे हैं? वो झूठ पॉलिश करने वाले लोग हैं, अमेरिका के गुलाम हैं। जो अमेरिका बादशाह कहेगा वो उन्हीं ने करना है, और ये पूरी जंग इसराइल के पीछे खड़ा हुआ है अमेरिका। आपने अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस तो कायम ही नहीं किया। आपकी तो कहाँ पे टांग रही होती है कुछ अमेरिका या इसराइल के खिलाफ बात करते हुए? क्या इस मुल्क की जो असली तारीख लिखी जाएगी तो इन लोगों का जो किरदार आएगा, वी डोंट वांट टू बी अ पार्टी टू सच पीपल। ठीक है, जमात इस्लामी एक तरफ गई, बहुत सारी पार्टीज गई, लेकिन किसी एक पार्टी को खड़े होकर ये एहतजाज भी करना जरूरी है कि ये लोग, इनके कॉल और फेल में बहुत फर्क है। अच्छा, तो फिरदौस शमीम नकवी साहब, जाहिर है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि जी जैसे आपने जो जवाब पेश किया, एक तो ये है, दूसरा वो जी, कहते हैं ये शायद किसी बात गई है आपका किसी जनाब। किसी की खुशनुदी हासिल करना मकसूद है, इसलिए नाराज़गी ना हो जाए, शायद इसलिए पीटीआई वालों ने इसमें शरीक होना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उर्दवान साहब जब आए थे उस वक्त भी बाइकआउट किया गया था। जी नकवी साहब। अच्छा, नकवी साहब की मेरे ख्याल राब्ता का फिर मसला हुआ है। आप गुफ्तगू सुन रही हैं शादी साहिबा, वो कह रहे हैं कि जी हमें जब ये राइट ही नहीं दे रहे आप कि हम फ़लस्तीन के हवाले से भी सड़कों पर आकर एहतजाज कर सकें, और हमने एहतजाज किया, उसमें जो कुछ हुआ वो भी एक अलग तारीख़ है, लेकिन जब हमें एहतजाज आप करने ही नहीं दे रहे सड़कों पर आकर, तो फिर इस तरह बैठ कर बंद कमरों में बात करने से फ़लस्तीन के हवाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए अली, जो अभी बात की है नकवी साहब ने, मैं समझती हूँ, मैं उनकी जो एज है वो सीनियर इंसान है, तो मैं उनकी एज का लिहाज करते हुए नहीं कह रही हूँ ज्यादा बातें, नहीं तो मैं उनकी तरह से उनको जवाब दे सकती हूँ, लेकिन हमारी पार्टी में ये सिखाया नहीं जाता कि किसी की इंसल्ट करें। तो मैं उनको बता दूं कि जो बूथ आप तलाश कर रहे हैं, मेरे ख्याल में हमारी तरफ ऐसे कोई सियासत नहीं होती है, बूथ वाली सियासत। आपके तो अपने चेयरमैन ने, बानी ने ये बोल दिया है कि मैंने इस हुकूमत के साथ बात नहीं करनी है, मैं बूथ तलाश कर रहा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मैं बात करूंगा। तो वो बूथ वाली बात तो आप छोड़ ही दें। बाकी जो बात आई है प्रोटेस्ट करने की, तो मुझे ये बताइए कि हर दफा प्रोटेस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या दूसरी जमातों ने किया, लेकिन वो नुकसान जो 9 मई को पाकिस्तान को हुआ या पाकिस्तान के इमलाक को हुआ या शहीदों की जो निशानियां थी उनको हुआ, क्या वो ये लोग कोल और फेल के तजाद की बात जो करते हैं ना, वो सबसे पहले खुद को असेस कर ले कि क्या इनके कोल और फेल में तजाद है या नहीं। इनके जो सीएम साहब निकले थे तो वो किधर गए, कहाँ थे इतनी देर? हर दफा उनकी टी पार्टी होती है, वो टी पार्टी कारकुनों के लिए क्यों नहीं होती है? जो कारकुन गैस की शेलिंग में खड़े होते हैं, जो रबर बुलेट खा रहे होते हैं, उनके लिए क्यों नहीं होती है वो टी पार्टी? सिर्फ इनके सीएम केपी के लिए स्पेशल टी पार्टी क्यों होती है? अच्छा, और जो इनके कुछ जो हुआ गोहर कैसे आप कहते हैं कि जी सीएम के जो है वो ठीक है और उनसे बात हुई है? तो ये चीजें अपने कॉल ऑफ
खुद जज कर ले, फिर किसी और की गोद फेल की बात करें। ज्यादा मैं इसलिए नहीं बोल रही, मैं उनकी एज की रिस्पेक्ट कर रही हूँ, नहीं तो जवाब तो हम भी बहुत अच्छे तरीके से अच्छा, एक बात बड़ी अहम है। चलें जी, आप रिस्पेक्ट कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। अब तो सियासत में वैसे रिस्पेक्ट अब रही बहुत कम है। आप अगर इस तरह, आपके यहाँ पार्टी में अगर इस तरह होता है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिस तरह जमात इस्लामी को एहतजाज की इजाज़त है कराची में भी, दीगर शहरों में भी, कराची में तो बल्कि शाहराह फैसल सबसे बड़ी जो शाहरा है कराची की, उस पर एहतजाज वो करते हैं, इजाज़त बासानी मिल जाती है। पीटीआई वाले कहते हैं जी हम तो अगर गली मोहल्लों में भी कहें एहतजाज की इजाज़त हमें दे दीजिए। तो पीपल्स पार्टी सिंध में हमारे साथ ये रवैया है, जो वफाक हमसे जिस तरह फसाइयत का मुजाहरा कर रहा है, पीपल्स पार्टी हमें क्यों इजाज़त नहीं देती? जमात इस्लामी में क्या खूबी है कि उनको तो आप मेन शाहराओं पर इजाज़त दे रहे हैं और हमें इजाज़त नहीं देते? इसकी क्या वजह है? वही बात है जो अभी उन्होंने बात की ना कि कोलो प्रेल में तजाद, बोले आपने जो अपना एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा किया है ना सब लोगों के बीच में, चाहे वो इदारे हों चाहे सियासी पार्टियां हों, उनमें जो आपने ट्रस्ट डेफिसिट पैदा किया है, मेरे ख्याल में वो खत्म नहीं हो सकता। आज तो बहुत ज्यादा जगह पे जलसे की जलूसों की इजाजत दी थी। आप लोगों ने मीनारे पाकिस्तान पे भी जलसा जलूस किया था, आपने बहुत बुरी बातें की, गालियां भी दी, लेकिन जो आपने 9 मई को किया है या उसके आप देखें 25 मई को जब ब्लू एरिया में आके ब्लू एरिया में चला के गए थे, तो मेरे ख्याल में जो दूध का जला हुआ होता है वो ठीक है, वो ठीक है। साबका रिकॉर्ड जो आप बता रही हैं, साबका रिकॉर्ड तो जाहिर इसी किस्म का है ना। 2014 का धरना भी हमें याद है, पीटीवी पे हमला भी याद है, पार्लियामेंट का गेट तोड़ दिया हमें वो भी याद है। ये बातें तो दुरुस्त हैं, लेकिन जब आप जमहूरियत की बात करती हैं तो फिर जमहूरियत में तो जाहिर है सबका हक है कि प्रोटेस्ट कोई करना चाह रहा है तो उसको इजाजत दी जाए। बिल्कुल करें, लेकिन इनकी गारंटी कौन देगा? इनकी गारंटी तो इनके अपने लोग नहीं लेते हैं। तो जिस तरह की टेस्ट होते हैं, तो मेरे ख्याल में ये प्रोटेस्ट ना ही करे तो ज्यादा बेहतर है। अभी अब रिसेंटली आपने इस्लामाबाद का हाल देखा है, तो सारे रोड पे या जितने भी लोग थे उसमें आपको कहीं सीनियर क़यादत नजर आई? अच्छा, वो नहीं थी, ये नहीं थी, लेकिन देखिए ये भी तो फिर आप कहें ना, वफाक का जो वहाँ जिस तरह उन्होंने निपटने का फैसला किया पीटीआई से कि 200-300 कंटेनर्स लाकर खड़े कर दिए गए, जाहिर है और भी लोग वहाँ बसते हैं, ऐसा तो नहीं है सिर्फ पीटीआई ने एहतियाजी करना था। लोगों की आमदोरफ्त मुश्किल हो गई, मरीजों को जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, तो मतलब इतना डर खौफ क्यों है पीटीआई से कि वो एहतजाज करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा? देखिए अली, जो एक पुलिस कांस्टेबल की शहादत है, क्या उसने क्या इनका बिगाड़ा? जिस तरह से उन्होंने उसको तशद्दुद करके यहाँ तक पहुंचा दिया कि उसकी शहादत हो गई। और उसके अलावा वक्त जब ये ऐसा दिन क्यों चूज करते हैं या ऐसा टाइम क्यों चूज करते हैं जब पाकिस्तान में अच्छा होने जा रहा हो, पाकिस्तान की मईशत में अच्छाई आने लगी, बेहतरी आने लगी। उसके बाद मलेशिया प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बैठे हुए थे, BSCO कॉन्फ्रेंस होने लगी है, तो उस वक्त इनको प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे ये समझ नहीं आती है, बिल्कुल करते आप, लेकिन जो आपने अपनी एक बेतमादी पैदा की है लोगों में या हुकूमत और इदारों में, वो मेरे ख्याल में खत्म नहीं हो सकती। अगर आपको जलसे में आपको याद होगा तो नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है कि जी आपने जो बात की पीटीआई के तशद्दुद से जो कांस्टेबल शहीद हुआ हमीद शाह, ये भी वाक़या हुआ है इससे पहले भी, लेकिन ज़ाहिर है वाक़यात हुए हैं। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग भी जब आए थे वहाँ भी 5-6 कांस्टेबल को उन्होंने भी शहीद कर दिया था, उनके साथ भी रवैया, लेकिन उस पर ज़ाहिर जमात पाबंदी आयद कर दी गई थी। इसका मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं इसके हक़ में होगी क्या? पीटीआई पर पाबंदी लगा दे वफाकी हुकूमत और आप लोग साथ देंगे हुकूमत का? देखिए मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अपने रविश को थोड़ा सा चेंज करे। जो ये तब्दीली की बात कर रहे थे वो अपने लहजे में, अपनी रिवायत में थोड़ा सा चेंज ले आए, तो मेरे ख्याल में वो जो इंसाफ वाली जगह पे इंतशार हटा के वापस से इंसाफ लगा ले तो ज्यादा बेहतर होगा। तो हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बैठने के लिए तैयार भी हो जाए। और बल्कि हमने तो खुद बीइंग अपोजिशन इनको चार्टेड ऑफ इकोनॉमी बैठ के करने के लिए कहा था, तो उस वक्त तो ये इतने इनकॉम्पिटेंट थे कि उस वक्त भी ये बैठने के लिए तैयार नहीं थे। आपको याद होगा
2018 से लेकर 22 तक ये खुद ही आकर अपोजिशन का रोल प्ले करते थे, आके डाइस पे प्रोटेस्ट भी करते थे, सब चीजें ये खुद करते थे। अच्छा आपको याद होगा लोग जी जी बिल्कुल करते थे, बिल्कुल करते थे। पार्लियामेंट के बाहर भी इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया था। तो हुकूमत में होते हुए इनका वो बिहेवियर ही नहीं था कि वो हुकूमत में है। तो मैं समझती हूँ ये अपनी थोड़ी सी रविश चेंज करें, तो मेरे ख्याल में बीइंग अ पाकिस्तान की सियासी पार्टी, मैं नहीं समझती इनको सियासी पार्टी। नहीं वो तो वो ये कह रहे हैं कि जी देखिए, वो ये कहते हैं, ये तो जाहिर है आपका इस हवाले से मौक़िफ़ है, लेकिन वो ये कहते हैं कि जनाब ये देखिए कि उस्मा कारदार साहब हमारे साथ मौजूद है जी, नून लीग के सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया उस्मा कारदार साहब। बल्कि ये सवाल मैं पहले आपसे पूछ लूँ कि गंडापुर साहब जो है, इंटरनेशनल मीडिया में खबरें चलती रहीं कि पाकिस्तान में जी एक सीएम ऐसा भी है जिसको गायब कर दिया गया है या मिसिंग हो गया है, लेकिन अचानक ड्रामाई अंदाज में सूबाई असम्बली में उसकी एंट्री होती है, लेकिन उसने जो इल्ज़ामात लगाए वफाक पर वो बड़ी अहम है ख़ास तौर पर। तो क्या कहेंगी, क्योंकि वो कहते हैं जी हमारा हक़ है एहतजाज करना, इस तरह कंटेनर्स खड़े करना, हमें रोकना, हम पर फस्तायत का मुजाहरा करना, शेलिंग की आपने, हमारे इतने कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया, ये जमहूरी हुकूमतों में तो नहीं होता ऐसा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बड़ा जुल्म हुआ है, वाकई बहुत जुल्म हुआ है गंडापुर साहब के साथ। वो देखे ना, सारी केपी हुकूमत की क्रेनें उठा के निकले थे वहां से बड़े एक दबदबे के साथ। फिर सारे उन्होंने जो केपी पुलिस है वो लेस हथियारों से और टीयर गैस शेल से वो लेस वो उनके साथ मौजूद पुलिस, थी, लेकिन जो दो आई चीजें, थी। अच्छा आगे इस तरह बढ़ते ना आगे, उस्मा कारदार दोनों आपकी बातें सुनता भी रहूंगा, साथ साथ आप जवाब भी देती रहें। देखिए पुलिस अगर उनके साथ थी तो जाहिर है पुलिस के बाद तो हथियार होते हैं। दूसरी बात करेने वो कहते हैं इसलिए लाए थे कि आपने कंटेनर्स की दीवार खड़ी की हुई थी कि हम पंजाब में दाखिल ना हो सकें, हालांकि पंजाब भी पाकिस्तान में है, हम अगर आ रहे हैं एहतजाज करने डी चौक पर तो आपको क्या इसमें मजायका है, हम एहतजाज कर रहे हैं जो कि जमहूरियत का हुस्न है। देखिए बात सर ये है कि खाली पुलिस नहीं थी, वो तो आपको पता है उन्होंने क्लैशनकोफ के साथ कितना जबरदस्त मुजाहरा किया था। हमने तो बहुत उसको जनाब सराहा था। जितने नौजवान उनके साथ आए थे उनको यही पैगाम दिया गया था कि आप भी क्लैशनकोफ लें, गाड़ियों के शीशे तोड़ें और आप हीरो बन जाएंगे। तो वो तो देखे ना, वो पहले तो उन्होंने अपना केपी का सूबा लावारिस छोड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे आके उन्होंने ईंधन बना के अपने वर्कर्स को सामने खड़ा कर दिया ला के डी चौक में, और खुद गायब हो गए सीन से। कोई उनका नजर ही नहीं आ रहा था हमें लीडर। उन्होंने कहा कि खुद ही ये गालियां, ये जो है पुलिस इनको पकड़ के ले जाएगी, ये रोते पिटते चले जाएंगे, हमारी तो जान खतरे में थी, हम तो सारे भाग गए हैं, तो हम तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं रुकेंगे। तो ये तो जानबूझ के प्लानिंग थी ना सारी। और प्लानिंग ये थी कि बाद में कहा जाए कि देखें जी हमारे तो कंट्रोल में कुछ था ही नहीं, वो तो सिर्फ हमारे वर्कर थे और वो हम तो थे नहीं वहां पे। तो भाई बात अच्छा सारी ये है ये जो आप बात कर रही हैं वो तो ठीक है, एतराफ़ी बयानात भी कुछ लोग पकड़े गए हैं कारकुनान इनके, एतराफ़ी बयानात भी आ गए हैं, वीडियोस मौजूद हैं कि हमें पेट्रोल बम, जाहिर उनके पास बोतलें भी थी, पेट्रोल बम चलाने को भी कहा गया था, ये तो बात दुरुस्त है कि, लेकिन ये जो इल्ज़ाम सिर्फ इल्ज़ाम तो नहीं है, अब तो जाहिर बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई, लेकिन इस तरह की बातें तो फिर नून लीग पर कि जी गुल्लू भट्ट भी हमने देखे वो गाड़ियों के शीशे तोड़ते हुए, हमने सानिया मॉडल टाउन भी हमें याद है। तो ये फिर सियासी जमातों में इस तरह के लोग तो हुआ करते हैं। देखिए बात सारी ये है कि जो इस एहतजाज का हक है वो बिल्कुल है, सब पार्टीज को है, लेकिन जिम्मेदारी जो है एहतजाज की या जलसे की वो उस पार्टी की लीडरशिप पे आती है। वो जो पार्टी की लीडरशिप है उनको किस तरह से कंट्रोल करना है अपने कारकुनों को, और किस तरह से आगे ले जाना है, पीछे ले जाना है, किस तरह से बिहेव करवाना है, किस तरीके से उनको, ये सारी जिम्मेदारी लीडरशिप की है। लीडरशिप और आप कह यहाँ रही पे हैं जी गायब हो गई, लीडरशिप की प्लानिंग सारी ये थी कि हम जाके वहां पे छोड़ दे वफाक अच्छा पे पीटीआई की सारी प्लानिंग आपके पास कैसे आ जाती है? मैं फिरदौस शमीन नकवी साहब भी मौजूद है, उनसे पूछ लूं। फिरदौस साहब ये सारी प्लानिंग आपकी नून लीग को पता होती है आप क्या करने वाले हैं? नकीब साहब कल जो कुछ भी हुआ, गंडापुर साहब 24 घंटे गायब रहे, फिर ड्रामाई अंदाज में असम्बली में उनकी एंट्री हुई, उससे पहले तो जाहिर सब ये खबरें चल रही थी कि गायब शायद कर दिया गया है या रुपोश हो गए हैं, फिर अचानक वो सामने आए तो उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि वो खुद निकल गए थे वहाँ से। जी देखिए, लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम इन इट्स राइट पर्सपेक्टिव। ये अली अमीन गंडापुर को छुपना क्यों पड़ा? ये किसने हमला किया?
केपी हाउस पे, किसने उसकी सैंक्टिटी तबाह की? वो लोग रेंजर्स थे, पुलिस थी, कौन था? आके दरवाजे अली अमीन गंडापुर ने तोड़े छुपने के लिए, या किसने तोड़े? वो कहते हैं जी बलवाई इसका अंदर जवाब छुपे तो हुए पहले थे। थे ना। वो कहते हैं जी पहले इसका जवाब मिलेगा तो मैं आपको जवाब बताऊंगा कि अली अमीन गंडापुर ने ड्रामा किया या कि अली अमीन जी गंडापुर उस्मान साहब पहले इसका जवाब हम- देते हैं। फिरदौस अहमद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि जी क्यों केपी हाउस पे चढ़ाई की गई रेंजर्स और पुलिस लेकर के, क्यों दरवाजे तोड़े गए, वजह क्या थी? देखिए बात सर ये है कि इनकी इतनी जबरदस्त ड्रामा जो इन्होंने किया है, वफाक पे जो हमला किया, तो इनकी जो टोपी ड्रामा जो था, वो जाहिर है आपका ख्याल है कि रियासत चूड़ियां पहन के बैठी रहेगी। रियासत कहेगी आओ जी आओ, सर फाड़ो, हमारे कांस्टेबल्स को आप शहीद कर दो, उनको मार दो, गोलियों से उड़ा दो, शील्डें उनकी छीन लो, उनको जख्मी कर दो, कोई बात नहीं, हम आपको हमारे सर आंखों पे, आप जो मर्जी करो। आप मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर आया है, वो उसके सारे जो प्रोटोकॉल है, जो सारा है, उसमें खलल डाल दो। आप शंघाई कॉन्फ्रेंस की ऐसी की तैसी फेंक दो, कोई बात नहीं। मईशत अगर बर्बाद होने जा रही है तो हो जाए बर्बाद, कोई मसला नहीं, कोई इश्यू नहीं। ना किसी को कोई इन्वेस्टमेंट लेके आए, ना किसी को रोजगार मिले, ना मईशत का पहिया चले। हाँ, अगर हमारा वजीर खारजा इंडिया का आ रहा है, वो हमारे जलसे में जरूर आ जाए, वो हमारे जलसे में उसका आए क्या और ताल्लुक तकलीफ है भी करे उसका पाकिस्तान और की हमें सियासत सपोर्ट भी से? करे। ये हमें बहुत ज्यादा मंजूर नहीं, है। ये तो भाई साहब, तो ये क्या हम बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं? इसका हम जवाब सुन लें, जवाब सुन लें। पाकिस्तान बनाना अच्छा, इसका रिपब्लिक जवाब है सुन लें, या जवाब सुन लें। पाकिस्तान एक आएगा, उस्मान साहब जवाब सुन लें। मुताबिक फिरदौस चलती है। साहब जवाब दे रहे हैं कि जी ये जो शहीद हुआ है कांस्टेबल हमीद शाह, ये भी, और ये जो शंघाई तावन तंजीम का समिट हो रही है, उसकी मीटिंग है जिसमें कई ममालिक के सरबराह शरीक हो रहे हैं, ये टाइमिंग क्यों अहम है? और फिरदौस नकवी साहब, ये ऐसे मौक़ों पर ही वो कहते हैं आप जानबूझ के एहतजाज करते हैं जब गैर मुल्की सरबराह आ रहे होते हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान के मेहमान होते हैं। यदि पहली चीज, शंघाई कॉर्पोरेशन किस दिन शुरू हो रही है? किस दिन शुरू हो रही है? अभी तो ज़ाहिर एक हफ्ता है उसमें। हाँ, हमारा हमने क्या कहा है कि डेलीगेशन जो है वो 11 देखिए, तारीख इनको को आप चुप पहुंच करा जाएगा। लीजिए वरना कोई फायदा आपको नहीं पता है है। इस चीज का? एक हाई लेवल उनका डेलीगेशन 11 तारीख को पहुंच रहा है। Is this और fair? जिस दिन अच्छा ये चलो बात चले, चले- 11 को भी अगर आ रहा है तो नकवी साहब फरमा रहे हैं कि हमारा एहतजाज तो 11 को नहीं था। अच्छा बात यह है जी, कि जी। अगर हम एक चीज, दूसरी चीज है, मेरी मुल्क की मां बहन कर दी है इन लोगों ने। मेरे लिए मेरा मुल्क ज्यादा अजीज है, ये शंघाई कॉर्पोरेशन अजीज है। मैंडेट चोर, फॉर्म 47 की हुकूमत, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने जा रहे हैं, एक साथी फ्रॉड गिसा के पीछे पूरे मुल्क की मां बहन करके बैठे हुए हैं। ये कोई तरीका होता है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने का कि लोगों की बीवी बच्चों को अगवा करे? और इस पर क्या कहेंगे शराफत है सर? ये हर जुल्म के ऊपर खामोश बैठे रहो। इनके चूड़ियां पहनी हुई है पाकिस्तान के लोगों ने, गधे के बच्चे हैं सारे, जिनको ये समझते हैं कि फॉर्म 8 फरवरी को जिस पार्टी को 2/3 हुकूमत मिली, सीटें मिली, उसकी सीटें चोरी करके ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि जी आप ये सीटें इनको दें रिप्रेजेंटेशन की, वुमेन और माइनॉरिटी की। कानून बना रहे हैं बैकडेट से 2017 से। ये शराफत, ये जमहूरियत, क्या बात करते हैं जिनको अपने मुल्क की परवाह नहीं हो। आइन कितनी बात तोड़ा है इनकी शहबाज शरीफ ने। इस केयर टेकर सेटअप में खामोश बैठे रहे, सर हर जुल्म के ऊपर खामोश बैठे रहे। जयशंकर को क्यों कहा सर? के ऊपर टेयर गैसिंग सेलिंग करे। मेरी फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करना, दुरुस्त है, लेकिन ये जो सर भारतीय वजीर को 3 दफा नहीं आने दिया, मौलाना फजल रहमान को, बिलावल को, मरियम को। भारतीय इनकी टिका पे क्यों टांग जाती हैं? सर भारतीय वजीर को खिताब की दावत देना, एनओसी देके कंटेनर आवाज बनाते। दुश्मन मुल्क के सर वजीर को खिताब की दावत देना, उसका क्या ताल्लुक है पाकिस्तान की सियासत से? अरे भाई, बात यह है, दुश्मन वजीर को पाकिस्तान आने की दावत किस देनी भी है? सर ऑफिशियली रियासत अगर बुला रही नहीं, पहले इसका जवाब दो कि उसे पाकिस्तान आने की क्यों दावत दी है। दूसरी बात यह, हम तो उससे कह रहे हैं अगर पाकिस्तान की जमहूरियत के दोस्तों, पाकिस्तान के अवाम के दोस्तों, तो पाकिस्तान के जो चोर कुचक्के हैं जिन्होंने मैंडेट चोरी किया, तुम हमारे जलसे में आके उनको कंडेम करो अगर तुम्हें पाकिस्तानियों से दोस्ती। सर अभी तो दुश्मन मुल्क से अब गुजारिश कर रहे हैं ये।
जी मैं उनसे उनको बहैसियत इंसान दावत दे रहा हूँ। पीटीआई के आप ऐसे हरकतें लीडर के तौर पे आप दावत दे रहे हैं? हम तो जानते हैं, आपने दावत दी उन्हें, आप उनको बगैर वीजा के बुलाते हैं अपने घर में। जी उस्मा साहिबा, ये तो फिर बात तो बड़ी दूर तक जाएगी। क्या बात करेंगे? मियां साहब ने जो बुलाया था, जी उस्मा साहिबा, के जनरलों से तो आपने वो कह रहे हैं हम तो बुलाएंगे ताकि वो पता चले दुनिया को। देखिए बात सर ये है कि जो 9 मई इन्होंने कर, ये जो 9 मई नहीं, उसका जवाब भी दे दें। उन्होंने सवाल उठाया है, वो कह रहे हैं हम बुला रहे हैं जयशंकर को, तो आपने मोदी और जो 40 लोगों को बुलाया था बगैर वीजा के। इंडिया में उस वक्त मिठाइयां बांटी जा रही थी, पूरा इंडिया कह रहा था कि जो 75 साल में हम नहीं कर सके, ये देखो जी पीटीआई ने, इमरान खान ने हमें करके दिखा दिया है, अपनी आवाम को अपने फौज के खिलाफ खड़ा कर दिया है। तो ये इनकी जो एक पुरानी एक नहीं, उसका जवाब देना। जो बात की है नकवी साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसके हवाले से। के खिलाफ नहीं खड़ा किया, हम याहिया खान के खिलाफ है, हम अयूब खान के खिलाफ है, हम जयशंकर के खिलाफ है, हम मुशर्रफ के खिलाफ है। तो ये भी मुखालिफ है। ये तो फिर ये तो नून लीग वाले भी कहेंगे हम मुखालिफ है। पहले तो ज़ाहिर साथी थे। नकवी साहब आप जो फरमा रहे हैं, लिहाज कर लें, अपनी उम्र का लिहाज कर लें। आप मुझे क्यों निकाला? बात करने दो, मैं तो बात निकाला, मुझे क्यों बुलाया? आपके प्रोग्राम में यही कुछ होता है, मैंने पहले भी कहा था। नहीं, ये एक एक करके नहीं, उस्मा साहिबा आप और जाहिर है एक एक करके बात होगी। इल्जाम अगर आप लगा रही हैं तो उनका जवाब सुन लीजिए। प्रोग्राम में नहीं आऊंगी क्योंकि आप जब अगला मेहमान बात कर रहा होता है आपको कंट्रोल करना नहीं आता है। ये देखे ना, या उनको बुलवा लें या कंट्रोल आपसे नहीं हो रहे वहाँ, हम कैसे कंट्रोल करेंगे? ये रीत मैंने नहीं डाली, ये रीत आपने मुझे नहीं बोलने दिया, मैं जवाब दे रहा था। अगर एंकर साहब ये कह दे कि जी अब उनकी बारी है, मैं खामोश हूँ, 2 मिनट उनको दे, 2 मिनट का मैं एंकर बता देना। एंकर बता रहा है, सुन तो ले। एंकर के सुनेगा तो बताएगा। एंकर के सुन तो ले, जल जाती है आपकी। एंकर के सुने तो सही आप दोनों। देखिए नकवी साहब ने ये शुरू में कहा था कि एक एक करके सवाल आप कर लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। अब आपका जवाब आ गया तो मैंने कहा नकवी साहब को जवाब देने दें। उन्होंने शंकर का बता दिया। बात सुने, आप कर लें, लेडीज फर्स्ट से आप कर लें पहले। वो बोलना शुरू कर देते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि उनसे रिक्वेस्ट करें कि नकवी साहब जरा अपनी बात मुकम्मल कर लें। जो है मेरे मुझे मालूम है, लेकिन आप जवाब दे लें। आप आता नहीं है, नहीं आ रहा है, सब आ रहा है। नहीं आप तो फिर देखिए, अब हमें ना सिखाए ना, फिर आप हुकूमत फिर मैं फिर ट्राई करूंगा, फिर आप कहेंगे नहीं, तो अब हमें ना सिखाए ना सहाफत। ये तो आप भी तो देखे ना, जब जवाब कंप्लीट नहीं हुआ बीच में बोलना शुरू हो गई आप। इस तरह तो नहीं होगा ना। अब उनके सुन लें, उनका जवाब कंप्लीट होगा तो फिर मैं आपको कहूंगा कि उस्मा साहिबा आप बोल लीजिए, एक एक करके बात कर लेना। मेरी अगर आप बात मुकम्मल होने नहीं दे सकते तो मेरा क्या फायदा है? आप कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए। मुझे या तो आप बात मुकम्मल करने दें। देखिए ये इनके जहन में कुछ अजीब सी इनके कोई प्रॉब्लम हो गई है। ये हर वक्त कहते हैं हमारे लोगों को अंदर कर दिया, हमारे लोगों को बाहर कर दिया। बात सर ये कि ये तो झूठ के बयानिए पे चलते हैं। कल इनके सारे लीडरान, शंदाना गुलजार, उमर अयूब, फलाना, ये वो एक केपी सीएम केपी जो है वो गायब हो गया, फलाना हो गया। आज सीएम केपी जो है वापस आ जाता है और फिर जो इनकी जो कहानी है वो चौपट होकर जमीन पे गिर जाती है। ये जो कहते हैं हमारे लोगों को इन्होंने बंद कर दिया, हमारे लोगों को इन्होंने उठा लिया। अब एक बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी एविडेंस के, ये खुदा के लिए इस तरह के झूठ और इल्जामात जो है ना, इससे आप गुरेज करें। आपके पास अगर कोई सबूत है ना तो वो सबूत ला के दिया करें और दिखाया करें कौम को कि जी ये देखो, ये इसको उठा लिया और उसको उठा लिया। ये कहानियां जो है ना, ये जाली फलाना और फॉर्म 45, 47 ये सब चौपट हो गया है। लोग तंग आ गए हैं, अब इनकी बात नहीं सुन सकते वो लोग। वो कहते हैं कि ये जितने 20 हल्के खुले हैं वो सारे 20 हल्के रिकाउंटिंग के बाद इनसे हमारी तरफ आ चुके हैं। अब मेहरबानी करके ये बैठ जाएं। आज देखें एपीसी हुई है, इन्होंने गुबारा नहीं किया वहां जाना। वो एपीसी जो थी वो किसके लिए थी? वो मुसलमानों के लिए थी, वो गाजा के मुसलमानों के लिए थी, वो लेबनान के मुसलमानों के लिए थी। अब जवाब सुन लें। ठीक नहीं हुई कि उस एपीसी में जाके हिस्सा डालें अपना। अब जवाब सुन लें। कौन से एजेंडे पे चल रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आती है। अब जवाब सुन लें, अब जवाब सुन लें। नकवी साहब ये जो गुफ्तगू फरमाई है उसमें कायदार साहिबा ने और इल्जामात की बौछार की है, अब इसका एक एक करके जवाब दे दीजिए आप। सर देखिए, एक तो खातून को आपने 11 मिनट दिए, मैंने टाइमर लगाया हुआ था। अब आप
जितना वो जो जोर जोर से बोल रही है और जो आपकी लिंकेज है वो समझ में नहीं आई। जितनी समझ में आई है उसका मैं जवाब दे देता हूँ। गंडापुर से शुरू हो जाए सर। वो कह रही है गंडापुर से आप गायब रहे, क्यों बदनाम किया हुकूमत को? उन्होंने खुद गायब रहे, खुद अचानक सामने आ गए और आप लोगों ने कहा जी गायब कर दिया गया मिसिंग पर्सन। एक मिनट, हम तो वो हकाइक जानते, एक एक का जवाब जब मैं इनसे कह रहा था दे दे। रेंजर्स को अली अमीन गंडापुर हाथ में पकड़ के लेके आए थे, उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो अली अमीन गंडापुर ने तोड़ी है। केपी हाउस के दरवाजे जो है अली अमीन गंडापुर ने तोड़े हैं। अगर यही काम मरियम सफदर के साथ हुआ था कि होटल के अंदर पुलिस नॉक करके गई थी तो बिलावल भी बड़े उछले थे और ये भी उछले थे सब। तो ये दो मुख्तलिफ स्टैंडर्ड टू। इससे पहले क्या इस्टेब्लिशमेंट उठा के नहीं ले गई अली अमीन गंडापुर को? जब वो पिछली दफा गायब हुए थे उस वक्त भी तो वो 12 घंटे इंटरव्यू हो गए थे, उनका किसी से राब्ता नहीं था। फिर उसके बाद वो असेंबली में आए, असेंबली का सेशन हुआ, फिर उन्हें एक तकरीर पे इतरा था, फिर 90 तकरीरें हुई हैं असेंबली। क्या इनको एहसास है कि इनके इस एक्शन से पाकिस्तान 2 लाख हो जाएगा? कि ये सर ये पाकिस्तान 2 लाख की धमकियां फिर दे रहे हैं, ये तो बड़ी सोचने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि दो मतलब पीटीआई पे अगर कुछ हो रहा है, आपको एहतियात की इजाजत नहीं मिल रही, तो ये ऑपरेशन कह लीजिए आपके खिलाफ हो रहा है, तो पाकिस्तान 2 लाख करने की धमकी दे रहे हैं आज आप। जी मैं 2 लाख की धमकी नहीं दे रहा। इन्होंने पख्तूनों को आने के लिए इस्लामाबाद से क्यों रोका? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्यों लगाए कंटेनर? सर वो कह रहे हैं जब आप क्रेने लेकर आएंगे साथ में असला बरदार लोग जत्थे साथ होंगे आपके, ये तो लग रहा है कि भारत जा रहे हैं शायद अब चढ़ाई करने के लिए, लेकिन आप अपने मुल्क में चढ़ाई करने जा रहे हैं। नहीं, जब 2 दिन की तस्वीर देखी जो इस्लामाबाद में जो एहतजाज हुआ है, एक आदमी के हाथ में दिखाइए गुलेल, एक आदमी के हाथ में दिखाइए बंदूक, एक आदमी के हाथ में दिखाइए वो किलो वाले डंडे। नहीं वीडियोस तो खैर मौजूद हैं इस तरह की वीडियो। अच्छा दूसरी बात ये कि दरवाजा जो तोड़ा किसी के पास था, नकवी साहब डंडा अगर किसी के पास था वो मेरी वॉकिंग स्टिक थी। दरवाजा इसलिए तोड़ा, वो कहते हैं जी वहां बुलवाई मौजूद थे जिन्होंने तशद्दुद करके कांस्टेबल को शहीद किया, उनको गिरफ्तार तो करना था ना, अब दरवाजा नहीं खोल रहे थे। उसके बेटे शहीद किसने किया? जिन्होंने पुरअमन लोगों के ऊपर टेयर गैस फेंके थे, उस आदमी के इस्तेमा था वो, वही टेयर गैस की हवा अल्लाह ने रुख बदल दिया। सारी हवा उसके रुख की वजह से वो आदमी टेयर गैस से चलने नहीं। और वो जो लड़के पकड़े गए हैं सर जिनके हाथ में पेट्रोल बम थे, एतराफी बयानात अब तो वीडियो चल रही है मुख्तलिफ चैनल्स पर। क्या चल रही है? पेट्रोल बम उनके हाथ में है, वो लड़कों का एतराफी बयान मौजूद है, आज मुसलसल मीडिया चला भी रहा है उन चीजों को। कोई एक भी पेट्रोल पंप का फेंकने की वीडियो दिखा दीजिए। अच्छा आप खुद मौजूद थे वहां पर? सर आप भी मौजूद थे? 9 मई की वीडियो याद देखिए। इनके कॉल और फेल का तादाद इतना है कि आज 9 मई को हुए 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, अभी तक इनके पास से कोई वीडियो नहीं निकली, कोई सबूत नहीं निकल रहा। इल्जाम लगाए जा रहे, किसी को कन्विक्ट नहीं कर सक रहे। लोगों को यास्मीन राशिद जो है वो पेट्रोल बम फेंक रही थी या वो रोक रही थी लोगों को अंदर जाने से। अच्छा इल्जाम तो ये है ना सर कि पीटीआई। छोड़िए एक मिनट, अब सुनते जाइए ना, जवाब बाद में बोलिएगा। एक ही किस तरह ये माफ कर सकते हैं जिसका नाम FIR में हो कि उसने इंटरव्यू दे दिया तो वो माफ, उसके सारे गुनाह धुल गए। जो इंटरव्यू देने के लिए तैयार वो जाए अदालत से मुक्त। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का असूल है? खतीजा शाह को सजा और मुन्नज़ा हसन को MNA, जबकि वो ज्यादा एक्टिव थी। अंजलि अब्बास को आपने हीरो बनाया हुआ है, बाकी आलिया हमला को जो है आपने जो है ये कौन कर रहा है सर? ये पंजाब, ये नून लीग कर रही है, नून लीग कर रही है सब कुछ। ये नून लीग कर रही है आपके साथ। सॉरी आपकी आवाज नहीं साफ आई सर। मैं कह रहा हूँ कि नून लीग कर रही है ये सब कुछ आप लोगों के साथ। नून लीग क्या कर रही है? ये जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ, ये आप कह रहे हैं नून लीग की हुकूमत कर रही है। जनरल आसिम मुनीर साहब और उनके और बाकी जनरल। सर आप सिर्फ सलार पर बराह रास्त इल्जाम लगा रहे हैं बगैर सबूत के। जी मैं बगैर सबूत के नहीं लगा रहा, हमेशा पाकिस्तान की सियासत में इन लोगों ने हिस्सा लिया।
तो माजी के अंदर कहते हैं याहिया खान ने सियासत नहीं की। नहीं तो ये क्या दुरुस्त है कि बांग्लादेश तर्ज ये का कहते हैं इनकलाब मुशर्रफ ने लाना चाह रहे सियासत थे नहीं आप, की, जो कि नाकाम रहे? जियाउल हक ने सियासत नहीं की। ये कुरान पे हाथ ले ले चंदन हजरत कि इन्होंने कोई सियासत नहीं की। वो DDISI कुरान में वो भी जनरल है, वो भी ले कि उन्होंने कोई, आप ही इल्जाम लगाते हैं कि 2018 का इलेक्शन PTI को जिताया है। तो मान रहे हैं ना उसको, तो आप तो एजेंसियों ने। आज जितना सच बोल रहे हैं तो मान लें कि हाँ जी 18 में हमें जितवाया गया था, मान लें आप? नहीं, मैं नहीं मानूंगा सर आप नहीं मानेंगे, दूसरों को कह रहे हैं वो मान लें। अरे भाईजान मैं तो आपको एक आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ कि आपको सबूत चाहिए था ना। जब ये कहें कि जनरल सियासत में हिस्सा ले रहे हैं तो ये कोई इल्जाम नहीं लगा रहे। वो कहता फिर मुझे क्यों निकाला, वो कोई इल्जाम नहीं है। जब PTI अगर बोल देगी तो वो जो है वो इल्जाम लगा। उस्मान साहब आखिरी कमेंट आपकी। स्टैंडर्ड है आपका? सर मैं आखिरी कमेंट ले लूँ, ये आखिरी आपका मिनट है मेरा, कौन सा आखिरी मिनट है स्टैंडर्ड सर। आपने तो इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा दिए, आसिम मुनीर को भी नहीं छोड़ा, आप तो भारतीय वज़ीर ख़ारजा को भी आपने कर दिया कि जी आना चाहिए, उनको खिताब भी करना चाहिए। उस्मान साहब आखिरी कमेंट आपके। देखिए बात सारी ये है, पूरी दुनिया ने देखा है कि 9 मई के उन लोगों ने क्या किया, और इन्होंने इनकी बेशर्मी की इंतहा देखें कि इन्होंने कहा ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, और उसका जो सारा जिम्मा जो है फौज पे डाल दिया कि भाई फौज ने इनको लोगों को रोका क्यों नहीं जिना हाउस जाने से। आज जब जो पुलिस वालों ने और जो 245 लगाई गई है, जब इनको रोका गया है तो आज कहते हैं कि हमें रोक क्यों रहे हैं। इनका कोई दीन ईमान है? इनका कोई सर पैर है? या आप तो मुझे या आप मुझे समझा दें। उस वक्त ये कह रहे थे, आज ये कह रहे हैं, तो बंदा क्या करे? इनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खौफनाक है कि फिर पूरी ट्रैक रिकॉर्ड तो फिर लंबी बात हो जाएगी। चलें बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की किल्लत है, बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं हमेशा प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया फिरदौस नकवी साहब आपका, शादी से उमर साहब आपका, उस्मान कारदार साहब आपका। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में ज़ाहिर तनोतेज़ जुमलों का इस्तेमाल भी हुआ है, लेकिन ख़ास तौर पर नकवी साहब ने जो 2-3 बातें इस तरह की हैं बहस पाकिस्तानी की, जिस पे ज़ाहिर है बतौर एंकर पर्सन मैं समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं है। ख़ासतौर पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा की ख़िताब की बात जो उन्होंने की है कि उनका ताल्लुक़ नहीं है पाकिस्तान से, दुश्मन मुल्क का वज़ीर ख़ारजा, आप क्यों उसे दावत देंगे कि आइए और ख़िताब कीजिए और बेनकाब कीजिए हमारी हुकूमतों को। अंदरूनी मामलात हैं, सियासी हवाले आपस में बैठ कर हल हो सकते हैं, किसी और को इस तरह इन्वॉल्व करना किसी तौर मुनासिब नहीं है। आज तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को इजाज़त। मौलाना की मान।